नमस्कार सर। सर्वप्रथम मैं माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तराखंड के बद्रीनाथ, हरिद्वार एवं ऋषिकेश की 6 सीवेज ट्रीटमेंट की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने, रोइंग डाउन द गैंगेस, एक ऐसी पुस्तिका जिसमें गंगा नदी के उद्गम स्थल से लेकर के महाप्रयाण स्थल तक की पारिस्थितिकी चित्रों के माध्यम से दिग्दर्शन किया गया है, उस पुस्तिका के लोकार्पण आपके हृदय के सबसे करीब ऐसी योजना जल जीवन मिशन से देश ग्रामीण आवास तक पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य लेकर के मंत्रालय काम, उसके लोगों के अनावरण और जल जीवन मिशन की सफलता का मेरुदंड ग्राम पंचायत और पानी समितियों की भूमिका है, उनके लिए एक मार्गदर्शिका के लोकार्पण के अवसर पर आज आयोजित इस वर्चुअल कार्यक्रम में आपने समय देकर के मेरे विभाग, मेरे मंत्रालय को अनुग्रहित किया है। मैं आपका स्वागत करते हुए आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदया, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, मंत्रालय में मेरे साथी आदरणीय रतनलाल कटारिया साहब, विभिन्न अधिकारीगण और ऐसे 6 स्थान जहां ये सीवेज परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित आज आपके करकमलों से द्वारा किया जाना है, उन सब स्थानों पर बैठे जनप्रतिनिधिगण और प्रिय बंधुओं बहनों, मैं आप सबका भी आज इस कार्यक्रम में बहुत सारा स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अनेक बार आपके अपने उद्धरणों में इस बात को कहा है कि जल हमारे जीवन का आधार है, लेकिन आज पूरे विश्व के सामने एक चुनौती है और यथा हमारे देश के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन जिस तरह से पिछले लंबे समय से आपने आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में जिस तरह से सरकार ने काम किया है और बहुआयामी प्रयास जल के क्षेत्र पर में जो किए गए, राष्ट्र को जल समृद्ध बनाने के लिए जो किए गए, उनका प्रभाव और परिणाम अब दिखाई देने लगा है। आपने बारंबार अपने अनेक अवसरों पर मन की बात से लेकर के पंचायतों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को व्यक्तिगत संबोधन पत्र लिखने के माध्यम से और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर आपके द्वारा रखे गए विषयों के कारण से निश्चित ही जल संचय, जल संरक्षण, भूजल के पुनर्भरण और इसके विवेकपूर्ण उपयोग के विषय में लोगों में जन चेतना का आगाज हुआ है और यह आंदोलन अब जन जन का विषय बनने लगा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने रिसाइकल एवं रीयूज पर भी विशेष बल देते हुए बारंबार देश का ध्यान आकृष्ट किया है। मां गंगा हम सब के लिए निश्चित ही सांस्कृतिक विरासत है, हम सब के लिए आस्था का विषय तो है ही, लेकिन आपने मार्गदर्शन दिया नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग के समय कि यह हमारे आर्थिक जीवन का आधार भी है। इसलिए गंगा के विभिन्न पक्षों पर चिंतन करते और काम करते समय हमें इसकी आर्थिक महत्ता और उसके लिए जन चेतना के दिशा में प्रयास करने का भी आपने हम सबको मार्गदर्शन दिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, 1985 से 2014 तक गंगा की शुचिता के लिए प्रयास हुए, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग जगह प्रयास करने और साथ ही साथ में बहुत पीस मील में काम करने के केवल 4,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था के कारण से जिस तरह के परिणामों की अपेक्षा थी, राष्ट्र को जिस तरह के परिणामों की अपेक्षा थी, वैसे परिणाम नहीं हो पाए। लेकिन आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में हमारे पिछले कार्यकाल के समय जिस तरह के प्रयास हुए और आपने नमामि गंगे को एक मिशन मोड में काम करने का जिस तरह से मार्गदर्शन दिया, 20,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ में आपने हमें जो काम करने का अवसर दिया, उसके माध्यम से आज नमामि गंगे के द्वारा किए गए कामों का परिणाम सर्वदूर दिखाई देने लगा है।
पिछले कुंभ के समय में भी 22 करोड़ से ज़्यादा लोग, जो अनुमानित संख्या में जो लोग कुंभ उपस्थित हुए थे, उन सब लोगों ने निश्चित रूप से इसको अनुभव भी किया है और इसके बारे में अनेक लोगों ने इसके बारे में अपनी अनुशंसाएं भी की है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब तक कुल मिलाकर के 315 परियोजनाएं आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में नमामि गंगे मिशन द्वारा पूरे गंगा के प्रभाव क्षेत्र के साथ साथ में गंगा की सहायक नदियों पर भी ली गई हैं, जिनकी कुल लागत अब तक हम 28,854 करोड़ रुपए के योजनाएं स्वीकृत कर चुके हैं और इनमें से 9,000 करोड़ रुपए की लागत की लगभग 132 से ज़्यादा परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और इनके स्पष्ट परिणाम भी अब माननीय प्रधानमंत्री जी दिखाई देने लगे हैं। पूर्व में जो गंगा एक्शन प्लान के तहत जो काम जिनका जिक्र मैंने किया, उसके तहत जो काम हुए थे और उनके फेल्योर के पीछे जो कारण थे, उनसे सीख लेते हुए आपके मार्गदर्शन के अनुरूप हमने एक नई प्रणाली, हाइब्रिड एन्युटी प्रणाली, ऐसी जो है गंगा नेशनल गंगा मिशन, नमामि गंगे मिशन के कार्यक्रमों में ली है और उसमें आने वाले 15 वर्षों तक उसके संचालन और रखरखाव पर भी हमने जो है उसी कंसेशनर को जिम्मेदारी दी है, ताकि लंबे समय तक हम उन परियोजनाओं को सुचारू रूप से चला सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी, गंगा एक्शन प्लान के तहत गिने चुने 1, 2, 3, 4 शहरों में टुकड़ों में, जैसा मैंने कहा, काम हुआ था, लेकिन आपके मार्गदर्शन में हमने इस नमामि गंगे मिशन में 97 शहर, 100 में से केवल 3 कम से ऐसे शहरों में, और साथ ही साथ गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए 4600 ऐसे गांव, जिनको गंगा ग्राम की हमने आपके मार्गदर्शन में जिनको नाम दिया, उन सब जगह पर एक साथ समन्वित स्वरूप से हमने प्रयास किया और उसी के कारण से आज गंगा के पानी की शुचिता में ये प्रभाव दिखाई दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बार बार हम सब लोगों से ये आग्रह रहा, आपका निर्देश रहा कि जन जन को जोड़ना इसके लिए आवश्यक है और इसी के लिए हमने गंगा प्रहरी और ऐसे अनेक संगठनों को साथ खड़ा करके और हमने इस मिशन को जनता के साथ में, आम जन के साथ में जोड़ने की दिशा में भी प्रयास किया है, जिसके बहुत सकारात्मक परिणाम ऐसे गंगा तट पर बसे हुए शहर, कस्बों और गांवों में दिखाई देने लगा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, गंगा में शुचिता के साथ साथ में अविरलता भी बनी रहे, ऐसा आपका स्पष्ट मार्गदर्शन और निर्देश था और इसके लिए हमने ई फ्लो की अधिसूचना भी जारी की है और उसके साथ साथ में इस जल की एफिशिएंसी को बढ़ाना और गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के कैचमेंट एरिया के ट्रीटमेंट के लिए भी हमने समन्वित संकलित प्रयास अपने विभाग के द्वारा और साथ साथ में अन्य लाइन मिनिस्ट्रीज के साथ में मिलकर, प्रदेशों के साथ मिलकर के हमने किए हैं। गंगा नदी के ट्रीटेड सीवरेज को रिसाइकल और रीयूज करना, जैसा आपने नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग में जो है पूरे आग्रह के साथ में जो बात कही थी, उस दिशा में भी हमने काम करना प्रारंभ किया है। आज मथुरा की रिफाइनरी को 2 करोड़ लीटर पानी जो पहले गंगा नदी से वो लेते थे, अब उसकी जगह हम ट्रीटेड रिसाइकल्ड वाटर उनको दे रहे हैं। इससे गंगा नदी के पानी का से जो निष्कासन उसके कारण से होता था वो रुका है। अभी बिहार की पिछले दिनों जिन परियोजनाओं का आपने उद्घाटन किया, उस लोकार्पण के अवसर पर भी ये विषय आपके संज्ञान में हमने लाने का प्रयास किया था कि उस पानी को भी रिसाइकल और रीयूज, रिसाइकल्ड पानी को रीयूज किस तरह से किया जा सके, उस दिशा में हमने पहल प्रारंभ की है। माननीय प्रधानमंत्री जी, गंगा को 60% से अधिक जो प्रदूषण मिलता है वो केवल 10 शहरों पर से ही मिलता है। ऐसे बड़े शहरों में 100% जो है ट्रीटमेंट हो जाए, इस दिशा में हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, गंगा की सहायक नदियों में बेसिन अप्रोच के तहत यमुना, रामगंगा, काली, गोमती, सरयू, गंडक, घाघरा इत्यादि नदियों पर हम प्रभावी काम कर रहे हैं। 2649 MLD की ऐसी उपचार क्षमता बनाने के लिए सहायक नदियों पर 38 सीवरेज परियोजनाएं, जिनकी लागत 7,650 करोड़ रुपए होगी, हमने काम प्रारंभ कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरिद्वार, ऋषिकेश और मुनि की रेती में वर्ष 2035 तक के लिए STP क्षमता का, जो 35 तक के लिए प्रभावी रहेगी, ऐसी STP क्षमता का विकास हो चुका है।
प्रयागराज में भी सीवरेज नेटवर्क परियोजना पूरी कर ली गई है। 100 साल से अधिक पुराना सीसामऊ नाला, जब आप गंगा काउंसिल की मीटिंग के समय कानपुर पधारे थे तब आपने प्रत्यक्ष वहां जाकर के देखा भी था, वहां खड़े रह करके आपने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां सेल्फी भी ली थी। वो आज बंद हो गया है और वो निश्चित रूप से लोगों के लिए बदले हुए स्वरूप में कौतूहल का विषय बना है। कानपुर में चमड़ा उद्योग की टनरीज के कारण से होने वाले प्रदूषण के लिए भी एक ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हो चुका है, जिससे वहां से ट्रीटमेंट के बाद में ही पानी जो है उस पानी का पुनः उपयोग के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पानी ट्रीटमेंट के बाद में ही नदी में आए इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, घाट और मोक्षधाम के तहत नमामि गंगे के मिशन के तहत इस दिशा में भी हमने प्रभावी काम किए हैं। पिछले दिनों बिहार के लोकार्पण के अवसर पर जो पटना शहर में जिस तरह का रिवर फ्रंट बनाया गया है उसके बारे में आपने जिस तरह से हमें आशीर्वाद दिया, निश्चित ही उसके कारण से हमारा उत्साहवर्धन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, गंगा के किनारे बसे हुए 4,600 से ज्यादा गांवों को आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में हमने निर्मल ग्राम बनाया और अब उन गांवों में हम जैविक खेती में को बढ़ावा दे रहे हैं। गंगा नदी के किनारे के 5 किलोमीटर तक ऐसी जैविक खेती की व्यापक परियोजनाएं हमने आपके आशीर्वाद से ली है। वनीकरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी हमने वैज्ञानिक तरीकों से फॉरेस्टेशन हो, वहां पेड़ लगाए जाएं, इस दिशा में भी हमने काम प्रारंभ किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इन सारे सम्मिलित प्रयासों का निश्चित रूप से परिणाम अब दिखाई देने लगा है। आज उत्तराखंड की इन जिन परियोजनाओं का आपके माध्यम से राष्ट्र को जो है अर्पण हो रहा है, उसके बाद में ऋषिकेश गंगा के उद्गम स्थल से लेकर हरिद्वार तक कुछ एक आध छोटा सा काम अभी बाकी है। कुंभ से पहले मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि गंगा नदी का पानी इस पूरे स्ट्रेच में आगामी कुंभ के समय आचमन के योग्य होगा। इसको हम आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में सुनिश्चित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने विभिन्न कार्यक्रमों के अतिरिक्त, विभिन्न योजनाओं के अतिरिक्त, जैसा मैंने कहा कि अब की बार अपने पूरे देश में हर एक गांव में हर घर तक पीने का पानी, स्वच्छ पानी और समुचित मात्रा में पानी हर परिवार को मिले, ऐसा 2019 में लाल किले से संकल्प देश के सामने रखा था। और उस संकल्प के माध्यम से आपने कहा था कि 2024 तक हम हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। 15 अगस्त 2019 को जब आपने घोषणा की थी तो मात्र 18.93 लगभग 19 करोड़ जो ग्रामीण आवास हैं उनमें मात्र 17% यानी 3.23 करोड़ घरों तक ही केवल जो है घर पे पीने का पानी पहुंचता था। आपके आशीर्वाद से, आपके सतत मार्गदर्शन से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज हम लोग 5.53 करोड़ 5.53 लाख घरों तक यानी 2.30 करोड़ घरों तक हम पीने का पानी पहुंचाने में सफल हुए हैं। पिछले दिनों स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपने हमें जिस तरह से अपने भाषण में आशीर्वाद दिया, मैं उसके लिए भी मंत्रालय की तरफ से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, 1,55,000 हैबिटेशंस तक हम पीने का पानी 100% कवरेज कर चुके हैं। देश के 50,000 गांव आपकी इस योजना के माध्यम से आज 100% कवर्ड गांव हैं। देश के 387 ब्लॉक्स 100% कवर हो गए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, 12 जिले ऐसे हैं जिसमें आज एक भी घर पीने के पानी की इस सुविधा से शेष नहीं है। क्वालिटी अफेक्टेड एरिया, जहां पीने के पानी में अशुद्ध होने के कारण से जो समस्याएं आती थी, उस समस्याओं के समाधान के लिए हम स्थायी समाधान के लिए हम पूरे परिश्रम के साथ काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्ष के अंत तक हम ऐसा एक भी हैबिटेशन बाकी नहीं रखेंगे जिसमें पीने का पानी जो है उसकी क्वालिटी खराब हो और उसके कारण से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी, ग्राम पंचायतों का रोल, जैसा मैंने कहा कि इस योजना की सफलता के लिए बहुत क्रिटिकल है। आज आपने ये जो आज मार्गदर्शिका का आपके कर कमलों द्वारा जो लोकार्पित होनी है, निश्चित ही इसके माध्यम से गांव में बैठे लोग अपनी परियोजनाओं को ओन करते हुए उनका संचालन कर पाएंगे। आपकी भावना के अनुरूप हम इन सब कामों में सफल होंगे। देश को जल समृद्ध बनाने के लिए, देश में जल संरक्षण का वातावरण बनाने के लिए,
देश में जल के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए लोगों का मार्गदर्शन करने, जन चेतना जागरण करने के लिए, जल के जमीन में पुनर्भरण के लिए एक अटल भूजल योजना के माध्यम से डिमांड साइड मैनेजमेंट की एक नई चेतना देश में जागरण करने के लिए आपके मार्गदर्शन में जो पहल हुई है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत सारा अभिनंदन, आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब उत्तराखंड में नमामि गंगे परियोजना पर आधारित लघु चलचित्र का प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तराखंड, जहां भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी एवं कई अन्य पावन नदियों के संगम से बनने वाली नदी को देवप्रयाग से राष्ट्रीय नदी गंगा के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2014 में उत्तराखंड में सीवेज ट्रीटमेंट की कुल क्षमता मात्र 61.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन थी, जिसकी वजह से दूषित जल गंगा में मिल रहा था। नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत गंगा को उत्तराखंड में अविरल और निर्मल करने के लिए गंगा की मुख्य धारा पर बसे 17 शहरों में कुल 32 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, जिसमें 153 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले नए एसटीपीज का निर्माण एवं पुराने 61.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले एसटीपी में से 45 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले एसटीपीज को अपग्रेड करना शामिल है। गंगा जी की स्वच्छता, गंगा जल की स्वच्छता का सीधा प्रभाव इन शहरों में रहने वाले करोड़ों लोगों पर पड़ता है। सरकार का प्रयास है कि गंगा के किनारे बसे जितने भी शहर हैं, वहां बड़े बड़े गंदे नालों का पानी सीधे गंगा जी में गिरने से रोका जाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में 521 करोड़ की लागत से निर्मित सीवेज व्यवस्था का लोकार्पण कर रहे हैं। इनमें से हरिद्वार में जगजीतपुर एसटीपी एवं जगजीतपुर और सराय में अपग्रेडेड एसटीपी, ऋषिकेश में लक्कड़ घाट एसटीपी, मुनि की रेती में चोरपानी एसटीपी, चंद्रेश्वर नगर एसटीपी और बद्रीनाथ में 2 नए एसटीपी शामिल हैं। इन परियोजनाओं के लोकार्पण के बाद उत्तराखंड में सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता साल 2014 के मुकाबले लगभग 3.5 गुना बढ़कर 214.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप गंगा जल की गुणवत्ता में काफी सुधार होगा। आज प्रधानमंत्री चंडी घाट पर बने गंगा संग्रहालय का भी लोकार्पण कर रहे हैं। गंगा संग्रहालय के माध्यम से गंगा की सांस्कृतिक महत्ता, जैव विविधता और नदी संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री रोइंग डाउन द गैंजीज बुक का अनावरण भी कर रहे हैं। ये पुस्तक गंगा के अद्भुत जैविक संसार का एक चित्रात्मक वर्णन है। उत्तराखंड वासियों की जन भागीदारी और नमामि गंगे अभियान के संगठित प्रयास के परिणाम अब दिख रहे हैं। उत्तराखंड में गंगा अविरल और निर्मल हो रही है। नमामि गंगे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। सर्वप्रथम मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गंगा की स्वच्छता एवं निर्मलता के लिए किए जा रहे भगीरथ प्रयासों के लिए उनका अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आज उत्तराखंड राज्य में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित जगजीतपुर हरिद्वार 68 MLD, जगजीतपुर एवं सराय उच्चीकरण 27 एवं 28 MLD, लक्कड़घाट ऋषिकेश 26 MLD, मुनि की रेती ढालवाला 7.5 एवं 5 MLD,
श्री बद्रीनाथ जी में निर्मित 1.01 MLD एवं चंडी घाट रिवर फ्रंट हरिद्वार में गंगा अवलोकन केंद्र के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए जा रहे लोकार्पण कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्र मंत्री जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तराखंड की राज्यपाल माननीय बेबी रानी मौर्य जी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, सभी अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधानसभा के हमारे सम्मानित अध्यक्ष, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सब विदित हैं कि आदिकाल से ही गंगा भारत की प्राकृतिक संपदा ही नहीं वरन जीवनदायिनी तथा मोक्षदायिनी नदी के रूप में जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। उत्तराखंड राष्ट्रीय नदी गंगा एवं इसकी प्रमुख सहायक नदियों का उद्गम स्थल है। गंगा किनारे सदियों से विकसित सभ्यता भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, परंतु गत वर्षों में जनसंख्या वृद्धि तथा मानव जनित गतिविधियों में वृद्धि के कारण गंगा नदी के पानी की नैसर्गिक गुणवत्ता तथा उपलब्धता प्रभावित हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से, आपके कुशल मार्गदर्शन में इस दिशा में संपूर्ण प्रयास हुए और तमाम कार्यक्रम इस दिशा से संचालित किए गए और उसका परिणाम आज साफ साफ दिखाई देता है। आज हरिद्वार से आगे गंगा नदी में डॉल्फिन दिखाई देती हैं। हरिद्वार के आसपास जो यहाँ से बहुत दूर अपर साइड में चली गई थी महासीर मछलियाँ आज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो माँ गंगा की निर्मलता के लिए और अविरलता के लिए जो भगीरथ प्रयास किया, उसी का ये परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है। हम सब जानते हैं कि गंगा लगभग 2525 किलोमीटर की लंबाई तय करके और गंगा सागर में विलीन हो जाती हैं। 5 राज्यों में तमाम गंगा बेसिनों में जीव जंतुओं को वो जीवन प्रदान करती है और जहां हमारे लिए मां गंगा का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, वहीं देश की 40% आबादी का अस्तित्व गंगा पर निर्भर है। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के गंगा के प्रति सदैव सजग एवं सचेष्ट भारत सरकार का आभार भी व्यक्त करता हूं। जब 2014 में आप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी आपने संभाली तो नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा की मुख्य धारा बद्रीनाथ जी से देवप्रयाग एवं गंगोत्री से हरिद्वार तक जिन प्राथमिक नगरों का चिन्हीकरण किया गया, उन नगरों में गंगा नदी में गिर रहे नालों से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के उद्देश्य से लगभग 135 नाले गंगा जी में गिरते थे जो गंगा जी का प्रदूषण बढ़ाते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनमें से 128 नाले टेप कर दिए गए हैं। कोविड महामारी के कारण जो शेष 7 नाले हैं उसमें थोड़ा बाधा उत्पन्न हुई, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में यानी कि आगामी जो कुंभ होगा, कुंभ से पहले हम इन नालों को भी टेप करने का काम कर देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जो प्राथमिकता के 16 नगर, जिनमें 15 प्राथमिक नगर एवं एक श्रीकोट, एक छोटी सी बसावट है, उनमें 19 योजनाओं में से 15 योजनाएं ये पूर्ण हो गई हैं तथा अन्य सभी परियोजनाएं कोविड के कारण थोड़ा उसमें विलंब हुआ है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इनको हम आगामी मार्च माह तक इनको हम पूरा कर लेंगे। जो गंगा जी पर इस दौरान केवल प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से जो काम हुए, उसके अलावा
21 स्नान घाट, जिनमें हरिद्वार का भव्य चंडी घाट भी सम्मिलित है, तथा 23 मोक्ष धामों का भी निर्माण किया गया है। इससे मां गंगा की निर्मलता और जो प्रदूषण की जो संभावना रहती है वो निश्चित रूप से कम हुई है। अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी यह भी बताना चाहूँगा कि हम इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। जन जागरूकता के कार्यक्रम, गंगा जी के दोनों तटों पर ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहन और वहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके मुताबिक वहाँ पर औषधीय पौधों का भी रोपण किया जा रहा है। किसानों को जागरूक किया जा रहा है और हमने ऐसे गंगा तट से लगे हुए जो ब्लॉक हैं उनको ऑर्गेनिक ब्लॉक के रूप में उनको हम विकसित कर रहे हैं और उनको हमने ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया है ताकि कोई भी रासायनिक का उपयोग उन खेतों पे न हो जो गंगा जी को प्रभावित करती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, कानपुर में आपने एक नई संकल्पना दी थी अर्थ गंगा की, और उस आपने अर्थ गंगा के मॉडल को विकसित किए जाने के लिए प्रयास किया जाएगा, आपने ये बात वहाँ पर कही थी। और जीडीपी दर में 3% हिस्सा अर्थ गंगा से ही प्राप्त हो सकेगा। मैं यह बताना चाहूँगा कि गंगा के दोनों तटों पर 5 से 7 किलोमीटर के क्षेत्रों में, जैसा कि मैंने बताया कि हमने जैविक खेती के लिए हम अपने किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, और जो इससे जो हमारे शोधन यंत्र जो लगे हुए हैं, प्लांट जो लगे हुए हैं, उससे जो शोधित जल है उसका हम सिंचाई के लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और उस जल को इस्तेमाल करने में हमारे किसानों ने कहीं कोई हिचक भी नहीं दिखाई है, बल्कि उसको उन्होंने स्वीकार किया है और उसका उपयोग हम आज खेतों के लिए कंपोस्ट के रूप में भी वो उपयोग हो रहा है। मैं आपको अंत में ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि आगामी मार्च माह में हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है और उसकी भी चुनौतियां कम नहीं हैं। कुंभ में आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो निर्मल गंगा में स्नान करके जाएं, वो एक संदेश लेकर जाएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर गंगा स्वच्छ हुई है, गंगा निर्मल हुई है, और ये प्रयत्न हमारी सरकार कर रही है और हम इसके प्रति सदैव प्रतिबद्ध हैं। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। और अंत में मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं माननीय जल शक्ति मंत्री जी, उनके सहयोगी रतनलाल कटारिया जी, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय अनुरोध करता हूं कि वे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एवं भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा तैयार की गई पुस्तक रोइंग डाउन द गैंगेज का विमोचन करें। जी से सविनय अनुरोध करता हूं कि वे जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों एवं पानी समितियों के लिए बनाई गई मार्गदर्शिका का विमोचन करें।
अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय अनुरोध करता हूं कि वे एक लघु फिल्म के माध्यम से जल जीवन मिशन के लोगों का अनावरण करें। जल जीवन मिशन। और इस में नवनिर्मित 7 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के द्वारा प्रतिदिन 15 करोड़ 25 लाख लीटर दूषित पानी को गंगा में जाने से रोका जा सकेगा। साथ ही चंडी घाट पर नवनिर्मित गंगा संग्रहालय द्वारा मां गंगा के विभिन्न आयामों का जीवंत प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री से सविनय अनुरोध करता हूं कि वे नमामि गंगा के अंतर्गत उत्तराखंड की इन परियोजनाओं को लोकार्पण करें। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सविनय अनुरोध करना चाहूँगा कि वे इस अवसर पर अपना संबोधन, दिग्दर्शन एवं आशीर्वचन देने की कृपा करें। उत्तराखंड की गवर्नर श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गजेंद्र सिंह शेखावत जी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, श्री रतनलाल कटारिया जी, अन्य अधिकारीगण और उत्तराखंड के मेरे भाई और बहनों, 4 धाम की पवित्रता को अपने में समेटे देवभूमि उत्तराखंड की धरा को मेरा आदरपूर्वक नमन। आज मां गंगा की निर्मलता को सुनिश्चित करने वाले 6 बड़े प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया है। इसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और मुनि की रेती में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और म्यूजियम जैसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, अब से कुछ देर पहले जब जल जीवन मिशन के खूबसूरत लोगों का और मिशन मार्गदर्शिका का भी विमोचन हुआ है। जल जीवन मिशन भारत के गांवों में हर घर तक शुद्ध जल,
पाइप से पहुंचाने का ये बहुत बड़ा अभियान है। मिशन का लोगो निरंतर इस बात की प्रेरणा देगा कि पानी की एक एक बूंद को बचाना आवश्यक है। वहीं ये मार्गदर्शिका गांव के लोगों, ग्राम पंचायत के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी सरकारी मशीनरी के लिए आवश्यक है। ये परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने का बहुत बड़ा माध्यम है। साथियों, आज जिस पुस्तक का विमोचन हुआ है उसमें भी विस्तार से ये बताया गया है कि गंगा किस तरह हमारे सांस्कृतिक वैभव, आस्था और विरासत तीनों का ही बहुत बड़ा प्रतीक है। उत्तराखंड में उद्गम से लेकर पश्चिम बंगाल में गंगा सागर तक गंगा देश की करीब करीब आधी आबादी के जीवन को समृद्ध करती है और इसलिए गंगा की निर्मलता आवश्यक है। गंगा जी की अविरलता आवश्यक है। बीते दशकों में गंगा जल की स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े अभियान शुरू हुए थे, लेकिन उन अभियानों में न तो जन भागीदारी थी और न ही दूरदर्शिता। नतीजा ये हुआ कि गंगा का पानी कभी साफ ही नहीं हो पाया। साथियों, अगर गंगा जल की स्वच्छता को लेकर वही पुराने तौर तरीके अपनाए जाते तो आज भी हालत उतनी ही बुरी रहती। लेकिन हम नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े। हमने नमामि गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साफ सफाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तृत नदी संरक्षण कार्यक्रम बनाया। सरकार ने चारों दिशाओं में एक साथ काम आगे बढ़ाया। पहला, गंगा जल में गंदा पानी गिरने से रोकने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों का जाल बिछाना शुरू किया। दूसरा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऐसे बनाए जो अगले 10-15 साल की भी जरूरतें पूरी कर सके। तीसरा, गंगा नदी के किनारे बसे 100 बड़े शहरों और 5000 गांवों को खुले में शौच से मुक्त करना। और चौथा, जो गंगा जी की सहायक नदियां हैं उनमें भी प्रदूषण रोकने के लिए पूरी ताकत लगाना। साथियों, आज इस चौतरफा काम का परिणाम हम सभी देख रहे हैं। आज नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर या तो काम चल रहा है या फिर पूरा हो चुका है। आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया है उनके साथ ही उत्तराखंड में इस अभियान के तहत चल रहे करीब करीब सभी बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं। हजारों करोड़ के इन प्रोजेक्ट से सिर्फ 6 सालों में ही उत्तराखंड में सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता
करीब करीब 4 गुना हो चुकी है। साथियों, उत्तराखंड में तो स्थिति ये थी कि गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ से हरिद्वार तक 130 से ज्यादा नाले गंगा जी में गिरते थे। आज इन नालों में से अधिकतर को रोक दिया गया है। इसमें ऋषिकेश से सटे मुनि की रेती का चंद्रेश्वर नगर नाला भी शामिल है। इसके कारण यहां गंगा जी के दर्शन के लिए आने वाले, राफ्टिंग करने वाले साहसिक साथियों को बहुत परेशानी होती थी। आज से यहां देश का पहला 4 मंजिला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हो चुका है। हरिद्वार में भी ऐसे 20 से ज्यादा नालों को बंद किया जा चुका है। साथियों, प्रयागराज कुंभ में गंगा जी की निर्मलता को दुनिया भर के श्रद्धालुओं ने अनुभव किया था। अब हरिद्वार कुंभ के दौरान भी पूरी दुनिया को निर्मल गंगा स्नान का अनुभव होने वाला है और उसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। साथियों, नमामि गंगे मिशन के तहत ही गंगा जी पर सैकड़ों घाटों का सुंदरीकरण ये किया जा रहा है और गंगा विहार के लिए आधुनिक रिवर फ्रंट के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। हरिद्वार में तो रिवर फ्रंट बनकर तैयार है। अब गंगा म्यूजियम के बनने से यहां का आकर्षण और अधिक बढ़ जाएगा। ये म्यूजियम हरिद्वार आने वाले पर्यटकों के लिए गंगा से जुड़ी विरासत को समझने का एक माध्यम बनने वाला है। साथियों, अब नमामि गंगे अभियान को एक नए स्तर पर ले जाया जा रहा है। गंगा जी की स्वच्छता के अलावा अब गंगा से सटे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के विकास पर भी फोकस है। सरकार द्वारा उत्तराखंड सहित सभी राज्यों के किसानों को जैविक खेती, आयुर्वेदिक पौधों की खेती का लाभ दिलाने के लिए व्यापक योजना बनाई गई है। गंगा जी के दोनों ओर पेड़ पौधे लगाने के साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ा कॉरिडोर भी विकसित किया जा रहा है। गंगा जल को बेहतर बनाने के इन कार्यों को अब मैदानी इलाकों में मिशन डॉल्फिन से भी मदद मिलने वाली है। इसी 15 अगस्त को मिशन डॉल्फिन का ऐलान किया गया है। ये मिशन गंगा जी में डॉल्फिन संवर्धन के काम को और मजबूत करेगा। साथियों, आज देश उस दौर से बाहर निकल चुका है जब पानी की तरह पैसा तो बह जाता था लेकिन नतीजे नहीं मिलते थे। आज पैसा न पानी की तरह बहता है न पानी में बहता है, पर पैसा पाई पाई पानी पर लगाया जाता है। हमारे यहां तो हालत ये थी कि पानी जैसा महत्वपूर्ण विषय अनेकों मंत्रालयों और विभागों में बिखरा पड़ा हुआ था, बटा हुआ था। इन मंत्रालयों में, विभागों में न कोई तालमेल था और न ही समान लक्ष्य के लिए काम करने का कोई स्पष्ट दिशा निर्देश। नतीजा ये हुआ
कि देश में सिंचाई हो और फिर पीने के पानी से जुड़ी समस्या, ये निरंतर विकराल ही होते गए। आप सोचिए, आजादी के इतने वर्षों बाद भी 15 करोड़ से ज्यादा घरों में पाइप से पीने का पानी नहीं पहुंचता था। यहां उत्तराखंड में भी हजारों घरों में यही हाल था। गांवों में, पहाड़ों में, जहां आना जाना तब मुश्किल हो, वहां पीने के पानी का इंतजाम करने में सबसे ज्यादा तकलीफ हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को उठानी पड़ती थी, पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए देश की पानी से जुड़ी सारी चुनौतियों पर एक साथ ऊर्जा लगाने के लिए ही जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। मुझे खुशी है कि बहुत ही कम समय में जल शक्ति मंत्रालय ने तेजी से काम संभालना शुरू कर दिया। पानी से जुड़ी चुनौतियों के साथ साथ अब यह मंत्रालय देश के गांवों में हर घर तक जल पहुंचाने के मिशन में जुटा हुआ है। आज जल जीवन मिशन के तहत हर दिन करीब करीब 1 लाख परिवारों को शुद्ध पेयजल की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। सिर्फ 1 साल में ही देश के 2 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पीने का पानी पहुंचाया जा चुका है। यहां उत्तराखंड में तो त्रिवेंद्र जी और उनकी टीम ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सिर्फ 1 रुपये में पानी का कनेक्शन देने का बीड़ा उठाया है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड सरकार ने साल 2022 तक ही राज्य के हर घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कोरोना के इस कालखंड में भी उत्तराखंड में बीते 4-5 महीने में 50,000 से अधिक परिवारों को पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। ये उत्तराखंड सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है, कमिटमेंट को दिखाता है। साथियों, जल जीवन मिशन गांव और गरीब के घर तक पानी पहुंचाने का तो अभियान है ही। ये एक प्रकार से ग्राम स्वराज को, गांव के सशक्तिकरण को, उसके लिए भी एक नई ऊर्जा, नई ताकत, नई बुलंदी देने वाला अभियान है। सरकार के काम करने में कैसे बहुत बड़ा बदलाव आया है, ये उसका भी उदाहरण है। पहले भी सरकारी योजनाओं पर अक्सर दिल्ली में ही बैठकर फैसला होता था। किस गांव में कहां सोर्स टैंक बनेगा, कहां से पाइपलाइन बिछेगी, ये सब फैसले ज्यादातर राजधानियों में ही होते थे। लेकिन जल जीवन मिशन ने अब इस पूरी परिपाटी को ही बदल दिया है। गांव में पानी से जुड़े कौन से काम हो, कहां काम हो, उसकी क्या तैयारी हो, ये सब कुछ तय करने का, फैसले लेने का अधिकार अब गांवों के लोगों को ही दे दिया गया है। पानी के प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग से लेकर रख रखाव और संचालन तक पूरी व्यवस्था ग्राम पंचायत करेगी, पानी समितियां करेंगी। पानी समितियों में भी 50% गांव की बहनें हो, गांव की बेटियां हो, ये भी सुनिश्चित किया गया है। साथियों, आज जिस मार्गदर्शिका का विमोचन किया गया है, वो इन्हीं बहनों, बेटियों, पानी कमेटी के सदस्यों, पंचायत सदस्यों के सबसे ज्यादा काम आने वाली है। एक प्रकार की मार्गदर्शिका है। और मेरा पक्का विश्वास है,
पानी की कठिनाई क्या होती है, पानी का मूल्य क्या होता है, पानी की आवश्यकता कैसे सुविधा और संकट दोनों लाती है, इस बात को हमारी माताएं बहनें जितना समझती हैं शायद ही कोई समझता है। और इसलिए जब इसका पूरा कारोबार माताओं बहनों के हाथ में जाता है तो बड़ी संवेदनशीलता के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ वे इस काम को निभाती हैं और अच्छे परिणाम भी देती हैं। ये गांव के लोगों को एक मार्ग दिखाएगी। ये किताब जो बनाई है वो छोटे मोटे निर्णय करने में, फैसले लेने में मदद करेगी। मैं समझता हूं जल जीवन मिशन ने गांव के लोगों को एक अवसर दिया है। अवसर अपने गांव को पानी की समस्याओं से मुक्त करने का, अवसर है अपने गांव को पानी से भरपूर करने का। मुझे बताया गया है कि जल जीवन मिशन इस 2 अक्टूबर गांधी जयंती से एक और अभियान शुरू करने जा रहा है। 100 दिन का एक विशेष अभियान, जिसके तहत देश के हर स्कूल और हर आंगनवाड़ी में नल से जल को सुनिश्चित किया जाएगा। मैं इस अभियान की सफलता की शुभकामना देता हूं और मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह करता हूं कि करने जैसा पवित्र काम है, राज्य सरकारें भी पूरी तरह इस जिम्मेवारी को अपने कंधे पर उठाएं और इस काम को 100 दिन में हम पूरा करके दिखाएं। साथियों, नमामि गंगे अभियान हो, जल जीवन मिशन हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, ऐसे अनेक कार्यक्रम बीते 6 सालों के बड़े रिफॉर्म्स का हिस्सा है। ये ऐसे रिफॉर्म है जो सामान्य जन के जीवन में, सामाजिक व्यवस्था में हमेशा के लिए सार्थक बदलाव लाने में मददगार है। बीते 1-1.5 साल में तो इसमें और ज्यादा तेजी आई है। अभी जो संसद का सत्र खत्म हुआ है, इसमें देश की किसानों, श्रमिकों और देश के स्वास्थ्य से जुड़े बहुत बड़े बड़े सुधार किए गए हैं। इन सुधारों से देश का श्रमिक सशक्त होगा, देश का नौजवान सशक्त होगा, देश की महिलाएं सशक्त होगी, देश का किसान सशक्त होगा। लेकिन आज देश देख रहा है कि कैसे कुछ लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। साथियों, अब से कुछ दिन पूर्व देश ने अपने किसानों को अनेक बंधनों से मुक्त किया है। अब देश का किसान कहीं पर भी, किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है। लेकिन आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है, तो भी ये लोग विरोध पर उतर आए हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाए। ये लोग चाहते हैं कि किसान की गाड़ियां जब्त होती रहें, उनसे वसूली होती रहें, उनसे कम कीमत पर अनाज खरीदकर बिचौलिए मुनाफा कमाते रहें। ये किसान की आजादी का विरोध कर रहे हैं। जिन सामानों की, उपकरणों की किसान पूजा करता है, उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं। साथियों, बरसों तक ये लोग कहते रहे एमएसपी लागू करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे, लेकिन किया नहीं। एमएसपी लागू करने का काम स्वामीनाथन कमीशन की इच्छा के अनुसार हमारी ही सरकार ने किया। आज ये लोग एमएसपी पर ही किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। देश में एमएसपी भी रहेगी
और किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी भी रहेगी। लेकिन ये आजादी कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनकी काली कमाई का एक और जरिया समाप्त हो गया है, इसलिए इन्हें परेशानी है। साथियों, कोरोना के इस कालखंड में देश ने देखा है कि कैसे डिजिटल भारत अभियान ने जनधन बैंक खातों ने, रुपे कार्ड ने लोगों की कितनी मदद की है। लेकिन आपको याद होगा, जब यही काम हमारी सरकार ने शुरू किए थे तो ये लोग इनका कितना विरोध कर रहे थे। इनकी नजरों में देश का गरीब, देश के गांव के लोग अनपढ़ थे, अज्ञानी थे। देश के गरीब का बैंक खाता खुल जाए, वो भी डिजिटल लेन देन करें, इसका इन लोगों ने हमेशा विरोध किया। साथियों, देश ने ये भी देखा है कि जब वन नेशन वन टैक्स की बात आई, जीएसटी की बात आई, तो फिर ये लोग फिर विरोध करने के लिए मैदान में आ गए। जीएसटी की वजह से देश में घरेलू सामानों पर लगाने वाला टैक्स बहुत कम हो गया है। ज्यादातर घरेलू सामाने, रसोई के लिए जरूरी चीजों पर टैक्स अब या तो नहीं है या फिर 5% से भी कम है। पहले इन्हीं चीजों पर ज्यादा टैक्स लगा करता था, लोगों को अपनी जेब से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे। लेकिन आप देखिए, इन लोगों को जीएसटी से भी परेशानी, ये उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका विरोध करते हैं। साथियों, ये लोग न किसान के साथ है, न नौजवान के साथ, और न ही देश के वीर जवान के साथ है। आपको याद होगा, जब हमारी सरकार वन रैंक वन पेंशन लाई, उत्तराखंड के हजारों पूर्व सैनिकों को भी उनका अधिकार दिया, तो ये लोग इसका भी विरोध कर रहे थे। वन रैंक वन पेंशन लागू करने के बाद से सरकार पूर्व सैनिकों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए एरियर के तो दे चुकी है। यहां उत्तराखंड में भी 1 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिकों को इसका लाभ मिला है। लेकिन इन लोगों को वन रैंक वन पेंशन लागू किए जाने से हमेशा दिक्कत रही है। इन लोगों ने वन रैंक वन पेंशन का भी विरोध किया। साथियों, बरसों तक इन लोगों ने देश की सेनाओं को, देश की वायुसेना को सशक्त करने के लिए कुछ नहीं किया। वायुसेना कहती रही कि हमें आधुनिक लड़ाकू विमान चाहिए, लेकिन ये लोग वायुसेना की बात कभी नहीं सुनी, उसको नजरअंदाज करते रहे। जब हमारी सरकार ने सीधे फ्रांस सरकार से रफाल लड़ाकू विमान का समझौता कर लिया, तो इनको फिर दिक्कत होने लगी। भारतीय वायुसेना के पास रफाल विमान आए, भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़े, ये इसका भी विरोध करते रहे। मुझे खुशी है कि आज रफाल भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ा रहा है। अंबाला से लेकर के लेह तक उसकी गर्जना भारतीय जांबाजों का हौसला बढ़ा रही है। साथियों, 4 साल पहले का यही तो वो समय था जब देश के जांबाजों ने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया था। लेकिन ये लोग अपने जांबाजों के साहस की प्रशंसा करने के बजाय उनसे ही सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक का भी विरोध करके ये लोग देश के सामने अपनी मंशा, अपनी नीयत साफ कर चुके हैं।
देश के लिए हो, जो भी काम हो रहे हो, हर काम का विरोध करना इन लोगों की आदत हो गई है। उनकी राजनीति का एकमात्र तरीका ये यही है, बस विरोध विरोध विरोध। आप याद करिए, भारत की पहल पर जब पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही थी, पूरे विश्व में भारत गर्व कर सकता है योग पहुंच चुका है, तो ये भारत में ही योग का विरोध कर रहे थे। जब देश की सैकड़ों रियासतों को जोड़ने का काम, ऐतिहासिक काम करने वाले, भारत की एकता को मजबूत करने का काम करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण हो रहा था, तब भी ये लोग इसका विरोध कर रहे थे। आज तक इनका कोई बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन करने नहीं गया है। क्यों? क्योंकि उन्हें विरोध करना है। साथियों, जब गरीबों को 10% आरक्षण का फैसला हुआ, तब भी ये इसके विरोध में खड़े थे। जब 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की बात आई, तब भी ये इसका विरोध कर रहे थे। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का विरोध कर रहे थे। साथियों, पिछले महीने ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया है। ये लोग पहले सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, फिर भूमि पूजन का विरोध करने लग गए। हर बदलती हुई तारीख के साथ विरोध के लिए विरोध करने वाले ये लोग देश के लिए, समाज के लिए अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। इसकी छटपटाहट है, बेचैनी है, हताशा है, निराशा है। एक ऐसा दल जिसके एक परिवार की 4 पीढ़ियां जिसने देश पर राज किया, वो आज दूसरों के कंधों पर सवार होकर देश हित से जुड़े हर काम का विरोध करवाकर अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता है। साथियों, हमारे देश में अनेकों ऐसे छोटे छोटे दल हैं जिन्हें कभी सत्ता में आने का मौका नहीं मिला। अपनी स्थापना के लेकर अब तक उन्होंने ज्यादातर अपना समय विपक्ष में ही बिताया है। इतने वर्षों तक विपक्ष में बैठने के बावजूद उन्होंने कभी देश का विरोध नहीं किया, देश के खिलाफ काम नहीं किया। लेकिन कुछ लोगों को विपक्ष में बैठे कुछ वर्ष ही हुए हैं, उनका तौर तरीका क्या है, उनका रवैया क्या है, वो आज देश भली भांति समझ रहा है, देश उसको बहुत बारीकी से देख रहा है। इनकी स्वार्थ नीति के बीच आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े रिफॉर्म्स का ये सिलसिला देश के संसाधनों को बेहतर बनाने का ये सिलसिला देश हित में है, देश की गरीबी से मुक्ति के अभियान के लिए है, देश को ताकतवर बनाने के लिए है, और ये निरंतर जारी रहेगा। एक बार फिर आप सभी को विकास के सभी प्रोजेक्ट्स के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और फिर से मैं यही आग्रह करूंगा, आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाबा केदार की कृपा हम सभी पर बनी रहे। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय गंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।